आमिर कौन है? एमएलसी है, एमएलए कौन है? गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या है ये? कैसा पिटाते हैं? प्रेस का है तो प्रेस की जगह पिटा, कैसा पिटाते हैं? है ना, गलत है ये, गलत है। हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम में बुला के वैसा प्राइवेट लोग पिटाए तो कैसा नहीं होता है काम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद में एक अहम माइनॉरिटी वेलफेयर प्रोग्राम के दौरान एक छोटा सा वाक़या काफ़ी बड़ी बहस का सबब बन गया। इस प्रोग्राम में एआईएमआईएम के एमएलसी मिर्ज़ा रहमत बेग ने स्टेज पर बैठने के प्रोटोकॉल को लेकर अपनी सख्त राय रखी। जब सियासत डेली के एडिटर आमिर अली खान भी स्टेज पर मौजूद थे, तब मिर्ज़ा रहमत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर कोई शख्स प्रेस की हैसियत से इवेंट अटेंड कर रहा है तो उसे मीडिया के लिए मुकर्रर जगह पर बैठाना चाहिए, ना कि स्टेज पर। इनके इस बयान के बाद महफिल में हल्की सी गर्मा गर्मी पैदा हो गई और लोगों के दरमियान इस बात पर बहस शुरू हो गई कि क्या इनका कहना ठीक था या नहीं। कुछ लोग मिर्ज़ा रहमत बेग पर तनकीद करते हुए कहने लगे कि ये अपने माजी को भूल गए हैं, और ये भी कहा गया कि एक वक्त में ये ड्राइवर थे और आज जब इनको ओहदा मिला है तो दूसरों को इज्जत नहीं दे रहे। दूसरी तरफ इनके हिमायतियों ने इनकी दिफा करते हुए कहा है कि इन्होंने सिर्फ प्रोटोकॉल की बात कही है, लेकिन इनके चाहने वालों में से भी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि भाई आखिर है तो मुसलमान ही, आप अदद से भी कह सकते थे। माना कि हर ऑफिशियल प्रोग्राम में एक निज़ाम होता है जिसका एहतराम करना जरूरी होता है। इनका कहना था कि अगर हर शख्स अपनी मर्जी से कहीं भी बैठने लगे तो इंतजामिया का निज़ाम बिगड़ सकता है। इन तमाम सूरत हाल के दरमियान प्रोग्राम का असल मकसद भी काफ़ी अहम था। तेलंगाना के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन के नामपल्ली के रेड रोज पैलेस में माइनॉरिटीज़ के लिए नई नई वेलफेयर स्कीम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में इकोनॉमिक सपोर्ट, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन और स्किल डेवलपमेंट से मुताल्लिक कई इनिशिएटिव शुरू किए गए। यहाँ मौजूद लोगों को चेक्स, मोपेड्स और दूसरी मदद दी गई ताकि इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी पैदा हो और वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। अपनी तकरीर में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जोर दिया कि माइनॉरिटीज़, खासकर औरतों को और नौजवानों के लिए इकोनॉमिक मदद और स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि जब तक लोगों को रोज़गार के मौके और अपना काम शुरू करने के लिए सहारा नहीं मिलेगा, तब तक उनकी ज़िंदगी में असली तब्दीली नहीं आ सकती। इन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की तरफ से जो स्कीम शुरू की गई है उसका मकसद सीधा फ़ायदा आवाम तक पहुंचाना है ताकि लोग अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके। प्रोग्राम में और भी कई अहम शख्सियत भी मौजूद थे, जिनमें स्टेट गवर्नमेंट एडवाइज़र शब्बीर अली, तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवल, टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी और डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शफीउल्लाह शामिल थे। सब ने मिलकर इस बात पर जोर दिया कि माइनॉरिटीज़ के लिए तालीम, हुनर और फाइनेंशियल सपोर्ट का फराहम होना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये पूरा वाक़या एक तरफ वेलफेयर और तरक्की की बात करता है तो दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि पब्लिक इवेंट में प्रोटोकॉल और अदब का ख्याल रखना कितना ज़रूरी हो गया है। कुछ लोग इसे इज़्ज़त और तहजीब का मसला समझ रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ निज़ाम और कवायद का हिस्सा कह रहे हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस छोटी सी बहस ने प्रोग्राम को और ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना दिया, जबकि असल फोकस माइनॉरिटीज़ की बेहतरी और इनकी ज़िंदगी में सुधार लाना था। इज्जतमां टेम्परेज के चेयरमैन फहीम कुरैशी साहब, हर सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर पाशा साहब, लाइब्रेरी के चेयरमैन रियाज साहब और दीगर माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी और फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माइंड डायरेक्टर शफीउल्लाह साहब और दीगर। इसके अलावा तेलंगाना में रमज़ान के मुक़द्दस महीने को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है जो आवाम के लिए काफ़ी राहत का सबब बनेगा। हैदराबाद से जारी की गई एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक तेलंगाना लेबर कमिश्नर एम दाना किशोर ने 17 फरवरी को एक ऑर्डर पास किया, जिसमें ये इजाज़त दी गई है कि रियासत भर के तमाम दुकानें और तिजारती इदारे अपने मामूल के वक्त से ज़्यादा देर तक यानी सुबह 5 बजे तक खुले रह सकते हैं। यह फैसला खासतौर पर रमज़ान के महीने में लिया गया है, जब लोग देर रात तक खरीदारी करते हैं और सहरी के लिए तैयारियां होती है। इस ऑर्डर के तहत 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक तमाम शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट को तेलंगाना शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988 के कुछ अहम कानून से टेम्पररी छूट दी गई है। आमतौर पर सेक्शन 7(1) के तहत दुकानें सिर्फ उन्हीं वक्त में खुल सकती है जो हुकूमत मुकर्रर करती है, लेकिन अब इस कानून से छूट मिलने की वजह से दुकानें देर रात तक और सहरी के वक्त तक भी खुली रह सकती है। इसी तरह सेक्शन 12(1) और सेक्शन 31(1) जो एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर्स और हॉलीडेज से मुतालिक है, उन पर भी इस अरसे के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन इस सहूलत के साथ कुछ ज़रूरी शर्तें भी लगाई गई है ताकि मजदूरों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपनी नॉर्मल ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है तो उसे ओवर टाइम की पेमेंट उसके असल तनख्वाह का डबल दिया जाएगा, यानी जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे उन्हें उसका मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय अपनी छुट्टी के दिन काम करता है
तो उसे बाद में एक कंपेंसेटरी हॉलीडे देना लाजमी होगा। ये इसलिए ताकि एम्प्लॉयज़ को आराम का पूरा मौका मिल सके और उन पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। एक और अहम बात यह है कि किसी भी एम्प्लॉय को एक दिन में, चाहे वो संडे ही क्यों ना हो, 13 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। ये लिमिट इसलिए रखी गई है ताकि लोगों की सेहत और उनकी फिजिकल कैपेसिटी का ख्याल रखा जा सके। ख़वातीन एम्प्लॉयज़ के लिए भी खास हिदायत दी गई है। इस ऑर्डर के मुताबिक फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स से एग्जेम्प्ट रखा गया है और किसी भी सूरत में उन्हें रात 8:30 बजे के बाद काम करने की इजाज़त नहीं होगी। यह कदम उनकी सेफ्टी और वेलबींग के मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है। ये पूरा फैसला रमज़ान के दौरान शहर की रोशनियाँ, बाज़ारों की रौनक और आवाम की सहूलत को बरकरार रखने के लिए लिया गया है ताकि लोग आराम से अपनी इबादत, ख़रीदारी और रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी कर सके। इससे न सिर्फ तिजारत को फ़रोग मिलेगा बल्कि लोगों को भी एक बेहतरीन और आसान माहौल फराहम होगा। ये रूल सिर्फ बड़े शोरूम वालों के लिए या बड़े रेस्टोरेंट्स वालों के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। सभी को ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी वायलेशन करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा एक वाक़या सीतापुर का वायरल हो रहा है जहां एक सरकारी स्कूल का टीचर की पर्सनल ज़िंदगी एकदम पब्लिक तमाशा बन गई। वाक़या कुछ इस तरह से शुरू होता है कि टीचर अजय नगर पर इसकी बीवी मीनू नागर को काफ़ी अरसे से शक था कि उसका किसी और औरत जो खुद भी एक टीचर है उसके साथ चक्कर चल रहा है। ये शक कोई 1-2 दिन का नहीं था बल्कि लगभग 4 साल से मीनू के दिल में ये बात बैठी हुई थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफ़ी अरसे तक झगड़े होते रहे और धीरे धीरे रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि अजय घर आना ही कम कर दिया और फैमिली की जिम्मेदारियों से भी दूर होता चला गया। मीनू का कहना है कि इसकी शादी 2014 में हुई थी और इनकी एक छोटी बेटी भी है जो लगभग 9 से 10 साल की है। एक मां होने के नाते मीनू को अपनी बेटी की फिक्र भी थी और अपनी शादी को बचाने की कोशिश भी करती रही, लेकिन जब शक हद से ज्यादा बढ़ गया तब इसने खुद सच जानने का फैसला किया। मंगल के दिन शाम में मीनू ने एक प्लान बनाया। वो अपनी माँ और छोटी बेटी के साथ बुर्का पहनकर निकली ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो सीधा उस स्कूल के पास पहुंचे जहां अजय की पोस्टिंग थी, बेहता के एक प्राइमरी स्कूल में। यहाँ ये चुपचाप नजर रखने लगी जैसे कोई डिटेक्टिव किसी पर नजर रखता है। कुछ देर बाद इसने देखा कि अजय एक औरत के साथ स्कूल में बाहर निकल रहा है। ये वही औरत थी जिसके बारे में मीनू को शक था। दोनों को साथ देखते ही मीनू का गुस्सा फूट पड़ा। इन्होंने तुरंत उनका पीछा किया और फिर एक चौराहा ऐसा आया जहां इन्होंने दोनों को रोक लिया। जैसे ही मीनू ने अजय का कॉलर पकड़ा यहाँ सीधा हंगामा शुरू हो गया। पहले तो दोनों के बीच तेज बहस हुई लेकिन बात जल्दी हाथापाई तक पहुंच गई। मीनू ने बीच सड़क पर अजय को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। ये चीख चीख कर कह रही थी, मैं 4 साल से तुझे देख रही हूँ, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू मुझे छोड़कर उस औरत के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, हमारी बेटी का क्या होगा। इस वक्त अजय को समझाने की कोशिश करता रहा लेकिन मीनू का गुस्सा इतना ज्यादा था कि यह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसने अजय का कॉलर से पकड़कर खींचना भी शुरू कर दिया। यहाँ मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन मीनू किसी के सुनने को तैयार नहीं थी। इस दौरान मीनू ने यह भी इल्जाम लगाया कि अजय उस औरत के साथ कोर्ट मैरिज करने की प्लानिंग कर रहा है और उसे नैनीताल ले जाने वाला है। ये बात सुनकर वहाँ खड़े लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। बाद में दोनों तरफ से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी गई। पुलिस ने कहा है कि उनके पास वीडियो भी आया है और दोनों के बयान लिए जा रहे हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एविडेंस के बेसिस पर आगे के लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।